हेलो नमस्कार जय हिंद राधे राधे साथियों। मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अदालत पाठशाला में। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? राष्ट्रपति की क्या क्या निर्वाचन कैसे होते हैं, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, उसका पद कहाँ से लिया गया है, उसकी दशा क्या होनी चाहिए, कोटा क्या होता है, तो ये सब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। तो सबसे पहले भाई वीडियो पे अगर जुड़ गए हो तो लास्ट तक जुड़े रहना। वीडियो में बहुत मजा आएगा। बहुत आसान तरीके से राष्ट्रपति की शक्तियों का मैं वर्णन आप सबके बीच करूंगा। ठीक है, चलो भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो आज सबसे पहला क्या दिया है? राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी मतलब पावर ऑफ प्रेसिडेंट की पावर। प्रेसिडेंट का क्या क्या पावर होता है? तो भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। कैसे? बहुत ढेर सारे महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, तो इसलिए उसको अलग अलग प्रकार की शक्तियां दी गई। विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, ये सब सारी शक्तियां किसको दी गई हैं? अध्यादेश शक्ति हो गई, वीटो पावर हो गई। तो बहुत सारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को जो पहली शक्ति क्या है, सामान्यकालीन जो शक्ति है, उसमें कौन कौन सी? तो दो प्रकार की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। पहली लिखना भाई, सामान्यकालीन शक्ति। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां आती हैं। सामान्यकालीन शक्ति और दूसरा हो गया आपातकाल की शक्ति। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्यकालीन शक्ति। सामान्यकालीन शक्ति, ठीक है। सामान्यकालीन शक्ति को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सामान्यकालीन शक्ति में कौन सी शक्ति आ गई? कार्यकारी शक्ति। अब कार्यकारी शक्ति में का मतलब क्या हो गया भैया? देखो, ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक? दो प्रकार की शक्तियां हैं, सामान्यकालीन और आपातकालीन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कार्यकारी जो शक्ति। पहली सामान्यकालीन है, वो कार्यकारी शक्ति। अब ये बात आती है कि इस कार्यकारी शक्ति क्या है? तो संघ की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं निहित होती है। क्या? जो संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में भी कि जो राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, ये देखो इसको लिख लेना भाई कि जो संघ की औपचारिक शक्ति होती है, संघ की जो कार्यकारी की औपचारिक शक्ति वो राष्ट्रपति में होती है। संघ का कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक, राष्ट्रपति में होती है। अब इसके बाद आती है भाई देखो दूसरी पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है वह या तो स्वयं या तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों, अपनी शक्तियों का पूर्ण निर्वहन करवाता है। अब इसके साथ साथ भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो अनेक भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों का नियुक्ति करता है। कौन कौन से? भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारी। अब उसमें महत्वपूर्ण अधिकारियों में कौन कौन से आएंगे भैया? देखो, भारतीय संघ के जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, ठीक, भारतीय संघ हो गया, इसके महत्वपूर्ण अधिकारी अब कौन कौन से हैं ये भी देखना भाई। तो सबसे पहले आप लोग लिखना क्या कि जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। यहां तक भाई क्लियर है? सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब इसके बाद आती क्या? प्रधानमंत्री तथा उसकी सलाह से उसका जो मंत्री परिषद का गठन होता है उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। तो हो गया प्रधानमंत्री तथा उसकी सलाह से मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद का भी
ठीक है, मंत्रिपरिषद। अब इसके बाद बात आती है राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनका भी कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करते हैं, राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, इसके बाद किसकी बात आती है भैया? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजेस की। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है भाई सभी को? ये 4 पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद क्या, तीनों सेनाओं, जो थल सेना, जल सेना, वायु सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति। ये सब कौन सी शक्ति में आता है भैया? उनकी कार्यकारी शक्ति में आता है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। यहां तक क्लियर है भाई? अब इसके बाद इसके अलावा कौन आता है भैया? जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होते हैं, सीएजी, उनकी नियुक्ति। इसके साथ साथ जो विदेशों में राजदूत भेजे जाते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है भैया? राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ठीक है, इसकी सीएजी की। और विदेशों में राजपूतों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सीएजी मतलब नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, विदेशों में राजपूत। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद जो क्या होता है भैया? इसके साथ साथ अंतरराज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और राजभाषा आयोग। इसके साथ साथ पिछड़े जो वर्ग है उनकी दशा में सुधार संबंधी आयोगों की स्थापना या नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन कौन से? वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, अंतरराज्यीय परिषद और राजभाषा आयोग। ठीक है, ये भी याद लिखना। वित्त आयोग हो गया भैया, अंतरराज्यीय परिषद हो गया, राजभाषा आयोग, निर्वाचन आयोग, इसके साथ साथ इत्यादि लिख। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब ये सारी शक्तियां किसमें आ गई? हमारे राष्ट्रपति जी के इसमें कार्यकारी शक्ति में आ गई। भारतीय संघ के अनेक अधिकारियों की यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, सीएजी, विदेशों में राजपूत, वित्त आयोग, अंतरराज्यीय परिषद, राजभाषा आयोग व निर्वाचन आयोग के साथ साथ अन्य आयोगों की स्थापना भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। अब बात किसकी आती है भैया? अब इसकी दूसरी शक्ति जो आती है वो आई विधायी शक्ति। अब कौन सी शक्ति है भैया? अब आती है विधायी शक्ति की बात। अब देखो भाई विधायी शक्ति में क्या है। विधायी शक्ति। अब कहोगे सर ये विधायी शक्ति क्या है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो विधायी शक्ति के तहत कई सारे कार्य करते हैं। कौन कौन से? जैसे जिस प्रकार वो, जैसे लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो क्या करते हैं? लोकसभा में बैठ के कानून बनाते हैं। अब विधायी का मतलब आपको समझ आ रहा होगा सर, विधि मतलब कानून हो गया। तो कौन? राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा में क्या करते हैं? दो एंग्लो इंडियन का नियुक्ति करते हैं। कौन से? राष्ट्रपति लोकसभा में, मतलब कि निम्न सदन में लोकसभा, निम्न सदन में राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन, क्या? दो एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय का नियुक्ति करते हैं। दो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति। और ये दोनों जो एंग्लो इंडियन होते हैं ये लोकसभा में जब कानून बनता है तो इसमें वो भाग लेते हैं। इसमें लोकसभा में बैठ के कानून में भाग लेते हैं, कानून बनाने में।
ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो, जिस प्रकार से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन की? राष्ट्रपति। इसी प्रकार से राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति या 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और ये जो मनोनयन होता है वो विज्ञान, कला व साहित्य के क्षेत्र में जो निपुण होता है उसी की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यसभा में करते हैं। ठीक है। और ये भी क्या करते हैं? राज्यसभा में कानून बनाते हैं। ठीक है। ये भी कानून बनाने में भाग लेते हैं राज्यसभा में। लेकिन ये 2 एंग्लो इंडियन और ये 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। निर्वाचन में भाग नहीं लेते, लेकिन कानून बनाने में अपने अपने सदनों में भाग लेते हैं। यदि संसद के दोनों सदनों से कानून पास होकर भी जाता है तो वो जो कानून पास होके जाएगा वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून का रूप नहीं ले पाएगा। ठीक है। ये तो सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बहुत बड़ा रोल निभाता है, बहुत बड़ा किरदार निभाता है। ठीक है। तो विधायी शक्ति में आपको पता चल गया ना कि लेजिस्लेटिव पावर में क्या हो गया? 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति लोकसभा में करते हैं जो कानून बनाने में भाग लेते हैं। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं जो कानून बनाने में भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून संयुक्त रूप से वह कानून नहीं माना जाता है। ठीक। अब इसके बाद किसकी है? वित्तीय शक्ति। चलो भैया, वित्तीय शक्ति देखो। वित्तीय शक्ति मतलब फाइनेंशियल पावर। अब राष्ट्रपति के पास फाइनेंशियल पावर कौन सी है? यहां तक भाई सभी को क्लियर है? चलो ठीक। अब देखते हैं फाइनेंशियल पावर। अब राष्ट्रपति जो होता है वो वार्षिक किसी देश का जो वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है या बजट जब प्रस्तुत होता है तो कहाँ होता है? संसद में पेश होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है जिसे बजट कहते हैं वो संसद में रखवाते हैं। मतलब राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में क्या संसद के दोनों सदनों के समक्ष, राज्यसभा और लोकसभा, संसद के दोनों सदनों के समक्ष बजट जो रखवाते हैं और भारत सरकार की जो उस वर्ष का जो बजट पेश हुआ है उस वर्ष का आय और व्यय का जो अनुमानित विवरण पेश करते हैं। ठीक है भाई। कौन सा? देखो, संसद में जो राष्ट्रपति क्या करते हैं अपनी वित्तीय शक्ति में? संसद में बजट संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब इस बजट में क्या होता है कि जो आने वाला वर्ष है जिसका विवरण रखा गया है उसमें कितने आय और व्यय होंगे तो इसी का विवरण कहाँ पे दिया जाता है? इस बजट में। जो जैसे मान लो 2025 और 26 का बजट आना है तो उसी 2025 और 26 में क्या क्या होगा, मतलब कौन कौन से परियोजनाएं आएंगी, ये सब के साथ साथ सारी चीजों का वर्णन किसमें होता है? उस बजट में प्रस्तुत किया जाता है। किस चीज का? आय और व्यय का। कौन सी आय कहाँ से होगी और व्यय कितना होगा हमारे भारत में। ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया भैया? अब इसके बाद कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं यह कौन नियुक्त करता है? वो राष्ट्रपति बताता है। ठीक है। और कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो संसद में पेश नहीं होता है। तो वित्तीय शक्ति में ये भी आता है। ठीक है। धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कहाँ पे? संसद में पेश नहीं हो सकता। संसद में पेश नहीं हो सकता।
ठीक, धन विधेयक बिना राष्ट्रपति के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना यह पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहां तक भाई सभी को क्लियर है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति के पास एक ऐसी भी शक्ति है जिसे बोलते हैं आकस्मिक निधि। जो राष्ट्रपति जो होता है वो आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के 1 के तहत उसको आकस्मिक शक्ति भी मिली है, आकस्मिक निधि की शक्ति। ठीक है, अब ये आकस्मिक निधि जो होती है ये कहाँ होती है? ये हो गई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के भाग 1 में। तो ये अब आई आकस्मिक निधि क्या हुआ? तो ये जो आकस्मिक निधि होती है, राष्ट्रपति के पास एक अग्रिम निधि होती है जिसे अप्रत्याशित या तत्काल, कोई तत्काल खर्च है उसके लिए किया जा सकता है। कौन कौन से खर्च? अप्रत्याशित या तत्काल खर्च। ठीक है भाई, अप्रत्याशित या कोई तत्काल खर्च करना है किसी चीज पर, तो ये आकस्मिक निधि या राष्ट्रपति अपने मंजूरी से दे देते हैं। अब इसके साथ साथ यह निधि होती है वित्त मंत्रालय सचिव के अधीन होती है। कौन सी? ये आकस्मिक निधि किसके अधीन है? ये भी याद रखना भाई, ये जो है कौन से? वित्त मंत्रालय के सचिव के, सेक्रेटरी वित्त मंत्रालय का जो है उसी के अधीन है। कौन सी शक्ति? आकस्मिक निधि की शक्ति वित्त मंत्रालय के सचिव। ठीक, यहां तक भाई क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर? इसके बाद अब जब आप आकस्मिक निधि को बिना, जैसे कोई आपातकाल लगा है तो आप उसने उस टाइम निकाल दिया, तो बाद में संसद की मंजूरी के बिना भी आपातकाल में इसको निकाला जा सकता है या इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन बाद में आपको, जब आपका आपातकाल या बाद में संसद का जब अनुमोदन होगा तो आपको इसे क्या करना होगा? प्रस्तुत करना होगा। ठीक है भाई, क्या करना होगा? बाद में संसदीय अनुमोदन प्राप्त करना होगा। किसको? इस आकस्मिक निधि। ठीक है, और कौन करेगा? वित्त आयोग के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, यहां तक भाई सब क्लियर है? वित्तीय शक्ति कौन कौन सी होती है राष्ट्रपति की? चलो, अब इसके बाद कौन सी शक्ति है? भाई मिलिट्री पावर आ गई। सबसे पहले आप सबको पता ही है कि राष्ट्रपति के पास क्या होता है? तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति जो होता है वो अध्यक्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है और किसी भी राष्ट्र या किसी भी देश के साथ वह हस्ताक्षर कर सकता है मित्रता के लिए, या किसी भी देश से वह दुश्मनी या कर सकता है। ठीक है, किसी राष्ट्र से संधि भी कर सकता है। ठीक, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इस मिलिट्री पावर में लिख लो भाई कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। और राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? अब राष्ट्रपति जो थल सेना, नौसेना और वायु सेना का अध्यक्ष होता है, यही क्या करता है? इन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया कार्यकारी शक्ति में ही कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? अब इसके बाद देखना कि राष्ट्रपति केवल मंत्री परिषद के निर्णय के तहत, क्या मंत्री परिषद जब उन्हें लिखित रूप से सिफारिश देती है तो उसी के तहत अधीन युद्ध की घोषणा करते हैं। मतलब जब मंत्री परिषद लिखित रूप से उनको दे देगी तो वो युद्ध की घोषणा
कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, अपने उससे नहीं कर सकते। मंत्री परिषद के लिखित सिफारिश पर युद्ध की घोषणा या शांति की स्थापित ठीक है, युद्ध की घोषणा या शांति की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद किसकी आती है, अब इनकी आती है निषेधात्मक। निषेधात्मक शक्ति में भाई आप लोग को सर ये निषेधात्मक क्या है, मतलब कि वीटो पावर। अब देखो भैया वीटो पावर क्या होती है। ठीक है, वीटो पावर देखो, ये वीटो पावर तीन प्रकार से होती है। कौन कौन सी, तीन प्रकार की होती है। एक पहला होता है जो एब्सोल्यूट वीटो मतलब अत्यंतकारी, एक निलंबकारी और एक जेबी वीटो मतलब पॉकेट वीटो। तो देखो भाई राष्ट्रपति के पास जो वीटो की शक्ति होती है, जिसका अर्थ है कि वे पारित संसद द्वारा पारित विधेयक को कानून बनने से रोक सकता है। ठीक है, क्या इस निषेधात्मक शक्ति में क्या हो गया महत्वपूर्ण, ये राष्ट्रपति संसद द्वारा जो पारित विधेयक हो गए वो कानून बनने को रोक सकता है। ठीक है, कानून बनने से रोक सकते। कौन रोक सकता है भैया, राष्ट्रपति। अब इनको यह शक्ति कहां से मिली भैया, यह शक्ति जो अनुच्छेद 111 के तहत दी गई। कौन से, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को निषेधात्मक शक्ति दी गई है, अनुच्छेद 111 के तहत। अब मैंने बताया तीन प्रकार की भैया शक्ति हो गई इनकी। कौन कौन सी हो गई, पहला जो हो गई अत्यंतकारी। ठीक है, अत्यंतकारी शक्ति मतलब कि एब्सोल्यूट वीटो। दूसरी हो गई भैया इनकी कौन सी, निलंबकारी। ठीक है, और तीसरी हो गई पॉकेट या जेबी वीटो। तीसरी इनकी हो गई जेबी या उसे पॉकेट। ठीक है, यहां तक भाई क्लियर है सभी को। अब देखो इसके बाद अब अत्यंतकारी शक्ति की बात आती है। अत्यंतकारी शक्ति वो होती है कि इस वीटो का प्रयोग कहाँ करते हैं राष्ट्रपति, विधेयक को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं, मतलब विधेयक को वो रद्द कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसलिए अत्यंतकारी शक्ति दी गई, मतलब जब उनको नहीं ऐसा लगा कि इस कानून का कोई मतलब नहीं है तो वह उस कानून को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं, पूर्णतः रद्द कर देते हैं। ठीक है, तो इस अत्यंतकारी शक्ति में विधेयक को पूर्णतः समाप्त, कोई विधेयक संसद से पास होके आया है तो वह उसे विधेयक को पूर्णतः समाप्त या रद्द, ठीक है, ठीक है, रद्द कर देते। अब बात आती है निलंबकारी वीटो। यहां तक भाई क्लियर है सब। अब आती है निलंबकारी, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद दोबारा, मतलब जब राष्ट्रपति के पास संसद से कोई विधेयक पास होकर आया लेकिन राष्ट्रपति ने उस संसद को दोबारा वापस भेज दिया, कहाँ पे, संसद के पास। और फिर जब संसद ने साधारण बहुमत से उस विधेयक को दोबारा पारित करके राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया तो इस निलंबकारी शक्ति में राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ती है। ठीक है, कहाँ पे, निलंबकारी शक्ति। संसद द्वारा जब कोई विधेयक दोबारा आएगा तो आपको उस पर हस्ताक्षर करना ही, ठीक है,
इस निलंबकारी में क्या आया, सहमति देनी होगी। ठीक है, और जो बहुमत पास हो गया था वो 2/3 बहुमत। अब बात आती जेबी या पॉकेट, मतलब पॉकेट का मतलब आराम से, ये शक्ति जो है वह इस शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं कर। ठीक है, कोई कार्रवाई का मतलब यह हुआ कि हमारे भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में यह नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति इतने समय तक अपने पास इसको रख सकते। ठीक है, मतलब कि क्या, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करके वे ना तो विधेयक को अस्वीकार करेंगे, ना तो उसे रद्द करेंगे, और ना तो उसे पुनर्विचार के लिए संसद में भेजेंगे। वह जो होती है, कोई समय सीमा कोई राष्ट्रपति को कार्रवाई के लिए नहीं दी गई है, इसलिए यह विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखे रहते हैं। ठीक है, ये भी वीटो का मतलब क्या हो गया भैया, कि जब राष्ट्रपति क्या अनिश्चित काल के लिए अनिश्चित काल के लिए विधेयक को रख लेते। ऐसा किसने किया था भैया, तो ऐसा जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने डाक संशोधन में इस इस्तेमाल कौन से, इस पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था। ठीक है भैया, यहाँ तक सभी क्लियर है। किसने इस्तेमाल किया था, देखो ज्ञानी जैल सिंह। तो राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन में इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट इसमें भी नोट करना कि जो निलंबकारी शक्ति होती है या क्या धन विधेयकों पर लागू नहीं होती, यहाँ पर धन विधेयक पर लागू नहीं होती। ठीक है, धन विधेयक पर लागू नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई, कि निलंबकारी शक्ति में संसद द्वारा जब कोई विधेयक पास करके आता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। पुनर्विचार के बाद दोबारा वह साधारण बहुमत द्वारा पास होकर आया तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होती है, लेकिन वह बाध्य किसके लिए नहीं है, धन विधेयक पर यह बाध्य नहीं होते कि उसे वह सहमति। ठीक है भाई, ये निषेधात्मक शक्ति होगी। अब इसके बाद किस शक्ति की बात आती है, क्या, अध्यादेश शक्ति। मतलब कि जब कानून का संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश को किसी तत्काल अर्जेंट आवश्यकता है देश को कि कोई कानून बनाया जा सके, तो वहां पे बात किसकी आती है भैया, अध्यादेश शक्ति की। तो राष्ट्रपति को जो अध्यादेश बनाने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत मिली। कौन से भैया, अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति के जो अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत मिली है। ठीक इसी प्रकार राज्यपाल जो होता है उसको 213 के तहत ये अध्यादेश शक्ति प्राप्त है। अब ये अध्यादेश शक्ति क्या करती है, जब कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा है, सत्र जो होता है शीतकालीन, मानसून, इस तरह वाले जो सत्र होते हैं वो जब नहीं चलते, तो संसद में सत्र ना होने पर तत्काल देश को अगर किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई तो राष्ट्रपति अपने इस अध्यादेश शक्ति का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अधिनियम करके या कानून बना देते हैं, या तत्काल किसी अधिनियम को बना सकते हैं इस अध्यादेश शक्ति के तहत। ठीक है, तत्काल किसी कानून को
बनाने की शक्ति जो होती है उसे ही अध्यादेश शक्ति। ठीक है। अब ये जो होता है, मान लो राष्ट्रपति ने बना तो दिया कानून, तो इसकी अधिकतम जो अवधि कब तक मान्य होती है? 6 महीना। ठीक है, 6 महीना और 6 सप्ताह तक होती है। अगर इसे और लंबा ले जाना है तो इसको 6 महीने के अंदर कैसे संसद की मंजूरी से इसे पास कराना होगा, नहीं तो इसे खत्म करना है तो संसद की मंजूरी के बिना इसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है भैया। अगर इसे आगे बढ़ाना, इसकी अवधि क्या हो गई? 6 महीने 6 सप्ताह। ठीक है भैया। बशर्ते बात यही है कि इसे 6 महीने के अंदर किसे संसद से पास कराना होता है। ठीक है। अब इसकी एक बात और क्या आ गई कि संसद की मंजूरी के बिना समाप्त किया जा सकता। ठीक है, ये हो गई राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को मिली है। ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है। अब बात आती है किसकी? दूसरी शक्ति कौन? अब बात आ गई न्यायिक शक्ति, क्षमादान शक्ति या जुडिशियल पावर। तो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति बहुत ढेर सारी शक्तियां मिली हैं। पहली शक्ति इसकी न्यायिक शक्ति में क्या हो गई? क्षमा। कि राष्ट्रपति किसी को क्षमा दे सकते हैं उसकी सजा के लिए। क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को उसकी सजा को पूर्णतः सजा माफ कर सकते हैं? सजा को पूर्णतः माफ कर सकते हैं। इनकी ये क्षमादान शक्ति। ठीक है। अब दूसरी कौन सी शक्ति हो गई? क्षमा के बाद भैया विराम हो गया। क्या कर सकते हैं? विराम। दूसरी हो गई भैया विराम। चलो देखो विराम का मतलब क्या हुआ? यदि किसी व्यक्ति को जेल में रहते हुए उसका स्वास्थ्य यदि बिगड़ गया, क्या भैया? यदि कोई व्यक्ति है जो जेल में है और उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को डॉक्टर की जांच के आधार पर कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए जेल से विराम दे देते। क्या स्वास्थ्य बिगड़ जाने की स्थिति में किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य बिगड़ जाने की स्थिति में क्या कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए वह उस व्यक्ति को विराम देते हैं जेल से। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हुआ कि यदि राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है तो विराम किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर वह उनको क्या कर सकते हैं? डॉक्टर की जांच के आधार पर कुछ दिनों के लिए क्या विराम दे सकते हैं और पुनः स्वास्थ्य ठीक हो जाने पर उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। अब इसके बाद आती है कौन सी शक्ति? इसी शक्ति में आती है लघुकरण। मतलब कि राष्ट्रपति जो होते हैं सजा की प्रकृति बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं भैया? तो हो गई एक क्षमा हो गई, एक विराम हो गई। अब तीसरी बात आती है लघुकरण। लघु मतलब क्या हो गया? छोटा। अब ये आदमी सोचता है कि लघु मतलब कि 10 साल की सजा को वो क्या कर देते हैं? 5 साल की सजा। लेकिन ऐसा नहीं।
वह सिर्फ क्या करते हैं, सजा की प्रकृति बदल देते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सजा सजा जो होता है उसकी प्रकृति बदल जाती है। अब क्या हो गया, सजा की प्रकृति कैसे, एग्जाम्पल देखो भाई। यदि किसी व्यक्ति को 10 साल की क्या है, 10 साल की कठोर सजा फांसी की, ठीक है, 10 ईयर की सजा है फांसी में, तो राष्ट्रपति अपनी इस कौन सी शक्ति, लघुकरण की जो शक्ति है, इसका प्रयोग करके उस व्यक्ति की सजा को 10 साल ही रहेगी, लेकिन इस कठोर सजा को 10 साल उम्र कैद में बदल देंगे। ठीक है, इस फांसी की सजा को क्या कर देंगे, उम्र कैद में बना दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जो सजा की प्रकृति बदल देते हैं, 10 साल कठोर जो सजा होगी फांसी की, उसे 10 साल पर कैद में बदल देंगे। ठीक है, समय को नहीं कम किए, देखो भाई दोनों में समय वही है, 10 साल इधर भी है और 10 साल इधर भी है, समय को नहीं कम करते हैं, बस सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो कौन कौन सी हो गई भैया, 3 हो गई, एक क्षमा हो गई, दूसरी कौन सी हो गई भैया, एक लघुकरण हो गई और एक विराम हो गई। अब बात आती है परिहार की। अब कहोगे सर ये परिहार क्या है, तो देखो भाई परिहार क्या है, चौथा कौन सा हो गया, परिहार। अब इस सजा में क्या करते हैं राष्ट्रपति, इसमें सजा जो थी इसमें समय को कम, ठीक है भैया, तो राष्ट्रपति इसमें समय को कम कर देते हैं, लेकिन प्रकृति वही होती, समय कम हो जाता है भैया, बस समय कम हो गया, प्रकृति जो होती है सजा की वही होती। ठीक है, कहोगे अब कैसे सर, देखो सैंपल देखो, किसी व्यक्ति को 10 साल की क्या मिली है, किसी को 10 साल की कठोर सजा मिली है, किसकी, कैद की, 10 साल की, तो उसको क्या करते हैं राष्ट्रपति, 5 साल कर देते, कितना भैया, 5 ईयर, मतलब कि उसको क्या कर देंगे, आपकी समय को कम कर देंगे, लेकिन आपकी प्रकृति वही रहेंगी। ठीक है, और ये जो होती है परिहार की जो अवस्था जब होती है, इसकी शक्ति वो फांसी पर नहीं लगाई जाती, जो फांसी की व्यवस्था है उस पर इस परिहार की व्यवस्था नहीं लगाई जाती, किस पे, फांसी पे। तो इसको नोट करके लिखना भैया कि जो ये परिहार है ये फांसी की व्यवस्था पर लागू नहीं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई। अब कौन सा आया भैया बात, अब बात आती है किसकी, एक लास्ट बची क्या भैया, एक आती है प्रविलंबन, क्या भैया, प्रविलंबन। ठीक है, क्या हो गई भैया, लास्ट क्षमादान की जो शक्ति हो गई वो हो गई प्रविलंबन। ठीक है, यहाँ पे देखो अब प्रविलंबन में क्या होगा भैया, प्रविलंबन में सर क्या है, तो यदि किसी व्यक्ति को जज ने, किसी व्यक्ति या किसी अपराधी को जज ने फांसी की सजा सुना दी है, तो वह किसका, आर्टिकल 72 का प्रयोग करके, या आर्टिकल 72 का प्रयोग करके वह राष्ट्रपति के पास पहुंच, ठीक है, आर्टिकल 72 का प्रयोग करके राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जब जाएगा, और जब राष्ट्रपति के पास पहुंचे तो उससे पता चला कि राष्ट्रपति विदेश दौरे में गए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि प्रविलंबन लगता है। ठीक है, पहुंचने के बाद पता चला कि राष्ट्रपति विदेश दौरे पे, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब उसका थोड़ा सा जो सजा होती है उसको विलंब किया जाता है, मतलब कि देर किया जाता है। यह सजा यह मुख्यतः फांसी की सजा के लिए लगता है क्या, प्रविलंबन। ये भी याद रखना भैया कि
ये जो प्रविलंबन है किसके लिए, फांसी की सजा के लिए ही लगता है मुख्यतः। ठीक है, किसी को सजा, फांसी की सजा होने वाली है तो उस स्थिति में वह राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 का प्रयोग करके पहुंचता है। पहुंचने के बाद अगर उसे पता चला कि राष्ट्रपति विदेश दौरे पे गए हैं तो प्रविलंबन लग के फांसी की सजा के रोक दिया जाता है। ठीक है, फांसी की सजा के लिए। ठीक है भाई, हो गई सारी शक्तियां। कौन कौन सी, क्षमा हो गई, विकार हो गई, विकार नहीं, विराम हो गई, लघुकरण हो गई, परिहार और प्रविलंबन। ये हो गई राष्ट्रपति की क्षमादान या न्यायिक या जुडिशियल पावर। ठीक है भाई, तो राष्ट्रपति की शक्तियां आज हम लोग कौन सी, सामान्यकालीन शक्तियां हम लोग ने चर्चा कर लिया। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति और राष्ट्रपति का विशेषाधिकार या उसका विवेकाधिकार क्या होता है और उसके पर महाभियोग किस प्रकार लगाया जाता है। ठीक है भाई, तब तक के लिए बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, छोटी से छोटी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। चलो भाई, जय हिंद।